हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति के ऊपर डिबेट हो रही है, यानी हम बात करने जा रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर की, जिन्हें हम कहते हैं वीर सावरकर। और इस पूरे डिबेट के दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें एक परम वीर स्वतंत्रता सेनानी मानता है, और दूसरा वर्ग यह है जो उनके द्वारा अंग्रेजों को लिखी गई मर्सी पिटीशन है, यानी दया याचिकाएं हैं, उनकी आलोचना करता है कि सावरकर अपनी मुक्ति के लिए अंग्रेजों से दया मांग रहे हैं, तो इसके लिए उनकी आलोचना करता है। लेकिन हमें सावरकर को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है, यद्यपि हम उस डिबेट को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ चीजें आप सावरकर के बारे में जानें कि सावरकर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि जो व्यक्ति विवादित है यह भी उसकी इंपॉर्टेंस का एक प्रमाण है, क्योंकि ऐसे हम किसी पर बात विचार नहीं करते। तो पहली चीज आपको ये जानना चाहिए कि सावरकर वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में एक संगठित गुप्त सोसाइटी, यानी भारत की पहली ऑर्गेनाइज्ड सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना करने का जो श्रेय है वह है सावरकर को, जिसका नाम था मित्र मेला, और यह स्थापित की गई थी 1899 में। और यही मित्र मेला आगे चल करके नया रूप धारण करके नया नाम धारण करती है, जिसे कहा गया अभिनव भारत। और इसके निर्माण में ये अकेले नहीं थे, बल्कि इनके भाई थे गणेश सावरकर, ये भी इसमें शामिल थे, जो इनके बड़े भाई थे। तो पहला ऑर्गेनाइज्ड सीक्रेट सोसाइटी इनके द्वारा स्थापित होती है। दूसरी चीज कि ये शायद भारत के पहले व्यक्ति थे स्वतंत्रता संग्राम में जिनका योगदान हम पढ़ते हैं कि इनको दोहरा आजीवन कारावास हुआ था, और वह कारावास सामान्य वाला नहीं था। कालापानी, अंडमान निकोबार जिनको भेजा जाता था वो 50 साल का था। तीसरी चीज कि सावरकर शायद पहले व्यक्ति हैं जिनको कुल मिलाकर के 27 वर्ष जेल में रखा गया। लेकिन सावरकर को एक और चीज के लिए याद करते हैं, वह यह है कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के जिसको अंग्रेज क्या कहते हैं, सिपाही रिवोल्ट कहते हैं, सिपाहियों को विद्रोह कहते हैं, इसको उन्होंने क्या कहा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन इन सावरकर को क्या दिया गया, डबल लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया, दोहरा आजीवन कारावास। बाकी किसी को हिंदुस्तान में ये सौभाग्य नहीं मिला 2 बार काला पानी का, डबल काला पानी का, जो एक खत्म होता तो दूसरा शुरू होता। तो सवाल ये है कि आखिर अंग्रेज, क्योंकि यदि वो उनको काला पानी दे रहे हैं वो भी दोहरा जीवन कारावास के साथ, तो एक सवाल उत्पन्न होता ना कि अंग्रेज उनसे इतना डर क्यों रहे, क्योंकि यदि वो डरते नहीं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो भेजा ही नहीं जाता था। वो तो बड़े जो मर्डरर होते थे, इन्होंने तो कोई मर्डर किया नहीं था, इन्होंने तो कोई लूट की नहीं थी। यहाँ सवाल यह है कि अंग्रेज इनसे इतना डरते क्यों थे, क्योंकि यदि
डरते नहीं तो इनको काला पानी नहीं देते और डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं देते। जिससे डरते हैं उसी को तो आप दूर फेंकते हो। वो तिलक से डरते थे तो तिलक उन्होंने मांडले भेज दिया। उसके पहले बहादुर शाह जफर भले वो बूढ़े हो गए थे लेकिन 1857 के संग्राम को उन्होंने नेतृत्व किया था तो उनको रंगून भेज दिया, वही फिर तिलक को भेज दिया, फिर लाला लाजपत राय को भी 2-3 महीने के लिए भेजा और इनको भी यहां भेजा। लेकिन कोई बड़ा लीडर, पॉलिटिकल लीडर काला पानी की सजा भारत में नहीं पाया। जो पाए वे या तो मांडले गए या तो हिंदुस्तान की जेल में रहे। तो उस चीज को भी हम समझेंगे कि इन्होंने किया क्या, लेकिन उसके पहले हम समझते हैं इनके जीवन को। तो इनका जन्म होता है 28 मई 1883 को। कहाँ? नासिक के पास एक गांव में 1883। जो इनके जन्म की तिथि है वही क्या है? यही कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? 1883। तो याद करने का एक तरीका हो सकता है और एक चीज दोनों में कॉमन है, दोनों क्रांति के समर्थक हैं, कार्ल मार्क्स भी और वीडी सावरकर भी। तो जब मार्क्स की मृत्यु होती है 1883 में और मई में मृत्यु हुई थी 1883 में, वीर सावरकर का यानी विनायक दामोदर सावरकर का जन्म होता है। दूसरी चीज कि इनके जो पिता थे, और मैंने एक बार आपको बताया था कि महाराष्ट्र में बीच का जो नाम होता है वह पिता का नाम होता है। यानी जब आप विनायक दामोदर सावरकर कहते हो तो इनके पिता का नाम अपने आप आपको मालूम हो जाता है और वह नाम है दामोदर सावरकर। और इनके माता का नाम क्या था? माता का नाम था राधा बाई और इनकी पत्नी का नाम था यमुना बाई। और इनका एक बेटा पुत्र था जिसका नाम था विश्वास दामोदर। तो ये इनकी फैमिली हो गई। फिर जो एजुकेशन है वह इनकी हुई फर्ग्यूसन कॉलेज में, और यहीं से इनका एक प्रकार से क्रांतिकारी जीवन शुरू हुआ। यहीं रहते हुए इन्होंने अपने अभिनव भारत संगठन को मजबूत किया या मित्र मेला संगठन को मजबूत किया। और जब 1905 में आप देखिए जितने पीछे हम फिंगर पढ़ रहे हैं उसमें बंगाल का विभाजन जरूर रहा, बंगाल का विभाजन जरूर रहा, क्योंकि इस विभाजन ने स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का नारा दिया था। तो नासिक में, पुणे में बच्चों को संगठित करके, ये स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने बच्चों को संगठित करके विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और उसी का एक केस चला था गणेश सावरकर पे और उनको भी काला पानी दिया। फिर 1906 में इनको शिवाजी स्कॉलरशिप मिली और ये कहां चले गए? ये चले गए लंदन। क्या कर रहे हैं? बैरिस्टर बनने, यानी लॉ की पढ़ाई करने। और उन्होंने एक क्लियर कट अपने दिमाग में कंसेप्ट रखे कि जो वीडी सावरकर हैं वे बैरिस्टर हैं, यानी इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की। ये बिपिन चंद्र पाल भी गए थे लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, तो ये बैरिस्टर बन गए। लेकिन वहां जाने के बाद जो इंडिया हाउस था, और इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? भिखारी कामा, जो फ्रांस में रहती थी,
और भारत की एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने भारत के बाहर लोगों को संगठित किया। तो इंडिया हाउस की गतिविधियों में ये इन्वॉल्व हुए। वहां पे 1909 में इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसके कारण सावरकर जो है एक प्रकार से इतने महान बनते हैं भारत के स्वतंत्रता के लिहाज से। 1909 में इनका वहीं संपर्क होता है मदनलाल धिंगरा से, और ये वो थे जिन्होंने 9 में कर्नल वाइली की हत्या की। इनके ऊपर यह आरोप लगा, सावरकर के ऊपर यह लगा कि मदनलाल को जो हथियार रिवॉल्वर सप्लाई की गई वह सप्लाई किया किसने? सावरकर ने किया। तो यहां से इनके ऊपर आरोपों की शुरुआत होती है। फिर 1909 में ही एक अनंत लक्ष्मण करके थे भारत में, जो नासिक के कलेक्टर थे जैक्सन, इनकी हत्या। इस हत्या पे इनडायरेक्ट आरोपी सावरकर पे लगा कि उन्होंने जो है बंदूक यहां सप्लाई की, स्मगल करके बाहर से इन्होंने जैक्सन को मारने के लिए प्रेरित किया अनंत लक्ष्मण को। एक और चीज की, इसी समय गांधी जी मिलते हैं किससे? सावरकर से। कहां? वहीं लंदन में इंडिया हाउस में। लेकिन यहां वे सावरकर का समर्थन करने के लिए नहीं है, गांधी जी से वाद विमर्श होता है और वो कहते हैं कि ये जो क्रांतिकारी रास्ता आप लोग अपना रहे हो ये ठीक नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय स्वराज और स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वह शांतिपूर्ण साधनों से होनी चाहिए, हिंसा का कोई भी रास्ता ठीक नहीं है। ये वैचारिक मतभेद था गांधी और सावरकर में। लेकिन यदि आपको कभी मौका मिले तो गांधी का कंप्लीट वर्क पढ़िए और उनका वॉल्यूम 19, 20 और 21 पढ़िए, और शायद 23 में भी इनके आपसी पत्र व्यवहार हैं और जो इन्होंने सावरकर के बारे में कहा है वो चीजें भी आपको मिलेगी और लगेगा कि वैचारिक मतभेद के बावजूद गांधी और सावरकर एक दूसरे की इज्जत करते हैं। एक और घटना हुई और वह हुआ कि जो गणेश सावरकर थे उन्होंने 1909 में ही जो मार्ले मिंटो सुधार आया था इसके विरुद्ध गणेश सावरकर ने एक प्रकार से रिवोल्ट करने की कोशिश की, एक ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट करने की कोशिश की। और इन सब सारी चीजों के लिए और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1909 में जब ये लंदन में थे तभी पब्लिश हुई, और इसी के माध्यम से इन्होंने सिद्ध किया कि 1857 का जो संग्राम हुआ था वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये सारी गतिविधियों के आधार पे अंग्रेजों ने ये देखा, ये पाया कि ये आदमी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये तो राष्ट्रवादी स्पीच देता है, जो उनके लिए क्या था? उनके लिए था कि ये ब्रिटिश राज के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, ये जो क्रांतिकारी हैं उनको हेल्प कर रहा है, गन से हेल्प कर रहा है, आर्थिक सहायता दे रहा है, बौद्धिक समर्थन भी दे रहा है। तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई का मन बनाया ब्रिटिश सरकार ने, और इस किताब को तो जैसे ही पब्लिश हुई इस पे बैन कर दिया। लेकिन अलग बात है कि नीदरलैंड से होते हुए किताब हिंदुस्तान में आ गई, लेकिन जहां तक संभव हुआ उसको इन्होंने जहां मिला उसको सीज कर दिया। तो इस पृष्ठभूमि में इनकी गिरफ्तारी होती है 1910 में। कहां? लंदन में। तो 1910 में
ये क्या होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तारी होती है। और ये लंदन से भारत भेजे जाते हैं। लंदन से भारत आते वक्त और जिस स्टीमर से आ रहे थे, एक स्टीमर था जिसका नाम था मोरिया, ये स्टीमर था। यह स्टीमर जब फ्रांस के एक पोर्ट पर पहुंचा तो पहुंचने से पहले, किनारे पहुंचने से पहले सावरकर क्या करते हैं कि स्टीमर की खिड़की से समंदर में कूद जाते हैं और फिर चले जाते हैं फ्रांस के अधिकारियों के पास और उनसे कहते हैं कि मुझको क्या दो, एसाइलम दो, शरण दो। लेकिन फ्रांसीसी पोर्ट के जो अधिकारी होते हैं वे उनको शरण नहीं देते और इनको सौंप देते हैं ब्रिटिशर्स को। लेकिन जब ये सूचना आती है भारत में, तो भारत में तो सावरकर हीरो बन गए, क्योंकि वह समय ऐसा था जब भारत का कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेजों के विरुद्ध कोई काम करता था तो वह भारतीय जनमानस में हीरो समझा जाता था। वह कानूनी रूप से गलत हो सकता है, अंग्रेजों के लिए तो एक नया अपराध था ये, लेकिन भारतीयों के लिए यह गौरव की बात थी कि सावरकर ने ऐसा साहसपूर्ण और वीरता का काम किया। और गांधी भी 26 मई 1920 को अपना जो यंग इंडिया उनका अखबार था उसमें जब लिखते हैं तो इसका जिक्र करते हैं जब सावरकर स्टीमर से कूद करके जाते हैं। तो 1910 में ये घटना घटती है। फिर यहाँ आते हैं तो इन पे मुकदमा चलता है और मुकदमा दो बातों का चलता है। पहले तो ये कि जो जैक्सन की हत्या हुई थी उसमें हत्या करने वाले को जो अनंत लक्ष्मण थे उनको उकसाने का काम, और दूसरा जो ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश राज यानी सरकार के विरुद्ध, सत्ता के विरुद्ध क्या है, एक प्रकार से विद्रोह। तो इनके ऊपर 121 जो सेडिशन की धारा थी वह लगी। दोनों को अलग अलग अंग्रेजों ने मान लिया कि आरोप सही है और इसीलिए इनको दोहरा काला पानी मिला, दोहरा जीवन कारावास मिला। और ये जो डिसीजन आया था वो आया था 24 दिसंबर 1910 को, और 4 जुलाई 1911 को इनको कहां भेज दिया गया, अंडमान निकोबार, और जो बहुत ही कुख्यात जेल थी जिसका नाम है सेलुलर जेल, काला पानी, वहां इनको कब भेज दिया गया, 4 जुलाई 1911 को। और अब वह जो याद कीजिए, जो शुरू में मैंने कहा था कि वहां जाने के बाद इन्होंने पिटीशन डाला, मर्सी पिटीशन, और ये जो पिटीशन है वह 1911 में, फिर 1913 में, फिर 1917 में और फिर 1919 में, यानी 4 बार ये मर्सी पिटीशन डालते हैं और चारों बार ये मर्सी पिटीशन क्या होता है, रिजेक्ट होता है। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इन्होंने जो 17 और 19 वाला पिटीशन डाला था उसमें केवल अपने रिहाई की बात नहीं की, यहां पे उन्होंने समस्त राजनीतिक बंदियों की रिहाई की बात की थी। और 1919 में जो किंग जॉर्ज थे, किंग जॉर्ज पंचम, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था जिसका पैरा 6 में राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की बात थी। ध्यान रखिए 1919 रोलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, और पूरा देश बड़ा उद्वेलित था, तो उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए वो डिक्लेरेशन हुआ था और उसके आधार पे अनेक राजनीतिक बंदियों को छोड़ा गया। गांधी जी खुद इस पर लिखते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं,
जब वो 26/5/1920 को लिखते हैं अपने अखबार में, जिसमें वो आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि ये जो दो लोग हैं, सावरकर ब्रदर्स करके आर्टिकल का नाम था, सावरकर ब्रदर्स, उसमें वो कहते हैं कि इनका जो अपराध था लगभग भाई परमानंद जिनको पंजाब में छोड़ा गया इसी डिक्लेरेशन के तहत, दूसरे बंदियों को छोड़ा गया, लेकिन सरकार एक अन्याय कर रही है जो नहीं छोड़ रही है किसको, सावरकर बंधुओं को। तो इसके तहत जो सरकार सुविधा दे रही थी, इन्होंने पिटीशन दिया, लेकिन ध्यान रखिए 4 बार इन्होंने दया याचिका दी, चारों बार उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 1921 में एक निर्णय लेती है सरकार और दोनों भाइयों को कहां ट्रांसपोर्ट करती है, वहां से ले आती है और रत्नागिरी के जेल में इनको डाल देती है। फिर 1924 में ये क्या करते हैं अंग्रेज कि गणेश सावरकर, ये दोनों एक ही साथ थे, कहां, सेलुलर जेल में। शुरू में तो पता ही नहीं चला, और पता क्यों नहीं चला, यहां एक थोड़ी सी चीज मैं आपको बता दूं सेलुलर जेल के बारे में कि कितना कठिन था वह जीवन जो भी वहां रहा। ये इस तरीके से जेल बनी हुई है जिसमें 7 विंग है, कभी मौका लगे तो आप देखने जाएं, 1 2 3 4 5 6 और 7 पहले ये यहाँ जेलर बैठा डेविड बैरी, उस समय बैरी का मतलब ये होता है दुश्मन, तो बहुत दुश्मन था वो हिंदुस्तानियों का। ये 7 विंग थी जो सब आकर के यहाँ जो वाच टावर था एक प्रकार से वहां मिलती थी। दूसरी चीज समझिए कि सबका जो फ्रंट था एक तरफ था, यानी इस बैरक का कोई व्यक्ति, इस रो का कोई व्यक्ति इनको नहीं देख सकता था, ये इनको नहीं देख सकते थे, ये बैक केवल देख सकते थे। और बैक क्या था, पूरा फ्लैट था, तो पता ही नहीं चलता था कि यहां कौन है कहां है। दूसरी चीज कि इसमें 694 इतने सेल थे, छोटे छोटे, और इनकी साइज क्या थी, 13.5 और 70, यानी 7 और लंबाई 13.5 फीट। और इसमें करीब 10 फीट के ऊपर एक छोटा सा रोशनदान था, उसकी साइज क्या थी, 4:1 की, और यहाँ ग्रिल लगे हुए थे, लोहे की ग्रिल। तो इस तरीके की जेल थी। तो गणेश सावरकर को 1924 में पूरी तरीके से मुक्त कर दिया। 1924 में वीडी सावरकर को भी मुक्त कर दिया गया, लेकिन रत्नागिरी कहा गया कि रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जा सकते और उनको एक मकान दे देगा। एक प्रकार का यह हाउस अरेस्ट था, लेकिन इसमें लोग मिलने के लिए आ सकते थे, इसीलिए यहाँ गांधी जी भी मिलने जाते हैं, अंबेडकर भी मिलने चाहते हैं, और बेसिकली वे अपने लिखने पढ़ने के काम में ज़्यादा संलग्न हो जाते हैं। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, और इसके आधार पर चुनाव होता है। और 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनती है मुंबई में, प्रांतीय सरकार, तो इनको क्या किया जाता है, पूरी तरीके से मुक्त कर दिया जाता है सावरकर को। मुक्त होने के बाद जो सावरकर हैं ये फिर सार्वजनिक जीवन में आते हैं, और इनका जो लाइन है पॉलिटिक्स का वो है मुस्लिम लीग का विरोध और प्लस कांग्रेस का, ये दोनों का विरोध करते हैं। इसी बीच 1939 में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। 1942 में
क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन होता है। यहां भी सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया, विरोध किया, यानी कांग्रेस का विरोध किया। लेकिन यहां पे आप ध्यान रखिए कि जो मुस्लिम लीग थी उसने भी क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। तो ये उनकी राजनीतिक लाइन थी। लेकिन इतिहास की अपनी गति होती है और अंततः हम क्या हुए, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए और सावरकर की जो गतिविधियां हैं वह कमतर होती चली जाती है। यद्यपि गांधी की जो हत्या होती है 30 जनवरी 1948 को, उसमें इनको भी, सावरकर को भी नामजद किया जाता है, लेकिन इनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए इनको मुक्त कर दिया जाता है और अंततः 26 फरवरी 1966 को इनकी अपने आवास पे मृत्यु हो जाती है। तो ये था सावरकर का जीवन। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।